नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। राज्यसभा की रणनीति अब पूरी तरह बदल चुकी है और इसकी वजह बना है दतिया उपचुनाव। दतिया सीट खाली होते ही जो नए सियासी समीकरण सामने आए हैं उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की चाल को बदल दी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी तीसरी सीट पर अपने कदम बेहद संभाल कर रख रही है, क्योंकि अब फोकस राज्यसभा से ज्यादा विधानसभा उपचुनाव पर शिफ्ट होता नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस खेमे में हलचल भी तेज है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह का मिलना और दिल्ली में कमलनाथ की सक्रियता ये साफ संकेत दे रहे हैं कि अंदर खाने दावेदारी और लॉबिंग तेज हो चुकी है। यानी अब मुकाबला सिर्फ सीट जीतने का नहीं, बल्कि यह भी तय होगा कि कौन राज्यसभा जाएगा और किसकी रणनीति भारी पड़ेगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दतिया उपचुनाव ने राज्यसभा का पूरा गेम बदल दिया है? क्या बीजेपी का कदम रणनीति है या मजबूरी? और क्या कांग्रेस अपनी एकजुटता बरकरार रख पाएगी? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तस्वीर अब पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। दतिया विधानसभा सीट के खाली होने के बाद नए सियासी समीकरण बन गए। दरअसल दतिया से कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भारती को सजा होने के बाद सीट रिक्त घोषित कर दी गई और अब यहां उपचुनाव होना तय है। इसी एक बदलाव ने राज्यसभा की तीसरी सीट का पूरा गणित बदल दिया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पहले सीट पर मजबूत दावेदारी के साथ उतरने की तैयारी में थी, लेकिन अब पार्टी का फोकस दतिया उपचुनाव पर शिफ्ट होता दिख रहा है, जहां से नरोत्तम मिश्रा को मैदान में उतारने की चर्चा है। यानी साफ है, राज्यसभा की रणनीति अब विधानसभा के चुनाव से तय होती नजर आ रही है। दतिया उपचुनाव ने बदला राज्यसभा का गणित। तीसरी सीट पर रणनीति बदलने को मजबूर पार्टियां। कांग्रेस में बैठकें तेज, दावेदारी भी बढ़ी। बीजेपी 2 सीटों पर फोकस में, तीसरी पर सतर्क। राज्यसभा अब बना सियासी ताकत का टेस्ट। उधर कांग्रेस खेमे में भी हलचल तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। पटवारी ने कहा कि वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लगातार मार्गदर्शन लेते रहे हैं और इस बैठक में राज्यसभा संगठन और दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। साफ तौर पर दावा भी किया कि 5 लाख % हमारा कैंडिडेट राज्यसभा जाएगा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की अंदरूनी बैठकों पर पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस में तीसरी सीट को लेकर चिंता नहीं बल्कि खींचतान चल रही है। आरोप लगाया कि पार्टी के अंदर अलग अलग गुट बन गए हैं। मेरी ड्यूटी भी है और मेरा दायित्व भी है। सारे सीनियर नेताओं की मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी चलती है, कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में चलती है। तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, सभी से बात करके पार्टी में जो नवाचार हो रहे हैं, क्या इसमें अच्छा हो सकता है, क्या कमी हो सकती है। अभी 3-4 दिन लगातार संगठन की समीक्षा होगी, उस संदर्भ में भी बातें करनी रहती है। और पार्टी के इंटरनल मामलों पर नेताओं की राय तो महत्वपूर्ण है और दिग्विजय सिंह जी तो सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है, जाना चाहिए। अगर वो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से मार्गदर्शन लेने गए हैं तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया तो नहीं है। निश्चित ही है कि कांग्रेस में तीसरी सीट को लेके चिंतन हो रहा है और चिंतन के साथ लकीरें भी खिंच रही हैं, क्योंकि जब सज्जन सिंह वर्मा, गोविंद सिंह जी जैसे नेता ताल ठोक रहे हो और बोल रहे हो कि जनाधार वाले नेता नहीं भेजे जाते, तो कांग्रेसियों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी इन सभी घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट अब सीधी लड़ाई से ज्यादा रणनीति और समीकरणों की जंग बन चुकी है। एक तरफ बीजेपी है जो बदले हालात में कदम फूंक फूंक कर रख रही है, तो वहीं कांग्रेस अंदरूनी हलचल के बीच भी जीत का दावा कर रही है। दतिया उपचुनाव ने पूरे सियासी गणित को बदल दिया है और अब राज्यसभा की दिशा विधानसभा के नतीजों से तय होती नजर आ रही है। यानी ये सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि सियासी ताकत, एकजुटता और रणनीति का बड़ा इम्तिहान बन चुका है। अब देखना ये होगा कि इस बदले हुए खेल में कौन बाजी मारता है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। चर्चा के लिए हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय करा देता हूं। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रही है। स्पर्श चौधरी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े और डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत स्पर्श जी आपसे कर रहा हूं। स्पष्ट बहुमत वो नंबर सभी दिख नहीं रहे कांग्रेस के भीतर, लेकिन फिर भी आप लोग जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है। आज जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह से मिले हैं, उस पर भी तमाम बड़े सवाल भारतीय जनता पार्टी जरूर कर रही है।
कि ये कोई ऐसे फॉर्मल मीटिंग तो नहीं थी। हालांकि वो ठीक है, और अंदर गुटबाजी की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन स्पष्ट नंबर्स न होने के बाद भी जो ये कॉन्फिडेंस दिख रहा है कांग्रेस के भीतर, उसको कॉन्फिडेंस का है या ओवर कॉन्फिडेंस? स्पष्ट जी। राज्यसभा चुनावों के संदर्भ में जब सेंध मारने के अलग अलग तरीके फ्लॉप हो गए, तो रातों रात विधानसभा सचिवालय खुलवा कर जो कर्म किए गए हैं वो सबने देखा है ना। और इसके अलावा भी हम लगातार इसकी बात करते रहे कि बीजेपी के तमाम कुछ 51 विधायक हैं जिन पर तमाम केसेस चल रहे हैं। कितनी सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं अगर हम नैतिकता की बात कर रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी इसका अधिकार कम रखती है। तो उस संदर्भ में जब सब कुछ फ्लॉप हो गया, तब ये सब बातें हुई कि बीजेपी कह रही है कि अभी हम तीसरी सीट पे किसी को नहीं भेजेंगे। लेकिन जहां बात कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी में एकजुटता की कोई कमी नहीं है। और माननीय दिग्विजय सिंह जी के साथ जो बैठक है उसी संदर्भ में, और जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो सीनियर लीडर्स के साथ जो मिलकर जो चर्चा हो रही है वो एक पार्टी का जो फॉर्मल तरीका है, उसमें कोई नई बात नहीं है। सवाल ये है कि जो बीजेपी की साथ में मध्य प्रदेश में तोड़ फोड़ गिरा पड़ा कर जो काम करती है, अब उसमें असफल हो गई है। तो उसको ये लग रहा है कि उसको ध्यान भटकना है बेसिकली। तो और जहां तक बात है कि आप देख रहे हैं कि 27 साल पुराने केस निकाले जा रहे हैं, निर्मला सप्रे जी का मई 2024 से अटका पड़ा है। तो ये तमाम सारे जो तरीके हैं ये सब ध्यान भटकाने के। और तो कांग्रेस तो इससे नहीं भटक रही ना, मैं ये पूछना चाह रहा था कि कांग्रेस तो फोकस्ड है ना, आपकी रणनीति तैयार है ना। कांग्रेस को बहुत अच्छे से पता है कि सामने लोकतंत्र का गला घोटने की सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश का जो चल रहा है कल्चर, उसी के संदर्भ में कांग्रेस समझ रही है क्या हो रहा है। तो उसी के संदर्भ में पार्टी जो डिसीजन लेगी उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे दिखाई देगा। लेकिन मैं ये बता रही हूं कि ये सब जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही है वो इसलिए की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अच्छा, चलिए ठीक है। वाणी जी का मैं रुख करता हूं। वाणी जी हमारे साथ। वाणी जी, क्या है, आप लोग चुनाव जीत रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं? इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आप भी कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है, भारतीय जनता पार्टी आप भी संभल कर गेम खेल ही रहे हैं, लेकिन क्या है, जीत रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं? मैनेजमेंट का आरोप लग रहा है आप पर। आवाज नहीं आ रही है वाणी जी आपकी। हो सकता है कि आप माइक म्यूट हो आपका, एक बार उसको ऑन कर लें। जी, राघवेंद्र जी, आपको सबको नमस्कार करते हुए जो श्रोता है उनको भी शुभकामनाएं देती हूँ। लटकी झटकी भटकी हुई कांग्रेस जो मुझे लगता है एक नाव में भी नहीं बता सकती अपने सारे नेताओं को। आज जो आप इनकी छटपटाहट देख रहे हैं, आज जो तो पटवारी दर दर जा रहे हैं, जिनका इन्होंने मुझे लगता है सामना पहले नहीं किया, आज इनकी मजबूरी है कि अपने आप को एकत्रित करने का एक प्रयास करें। गुटों में खेमों में बटी हुई कटी हुई कांग्रेस आज इतने बदहाल स्थिति में है कि इनको अपने खुद के कार्यकर्ताओं पर, अपने खुद के नेतृत्व पर विश्वास नहीं है। इनको खुद के जितने इनके सपोजिट प्रत्याशी होंगे उनको उनके ऊपर विश्वास नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतनी संभावनाओं वाले इनकी प्रतिक्रिया आ रही है, इतने इफ्स एंड बट्स लग रहे हैं। ये सब स्पेक्युलेटिव है, क्योंकि स्पष्ट तो ये है कि जहां कांग्रेस में गुटबाजी तो प्रबल रूप से हावी है, इनके पास विचारधारा नहीं है। और जो चाटुकारिता की पॉलिटिक्स के अधीन काम करते हैं, शायद उन्हें कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाता है, बाकी कुछ भी सार्थक इनके पास परिणाम के लिए कोई भी उपाय नहीं दिख रहा। तो भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होने वाली है वाणी जी, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसीलिए मैंने स्पष्ट से भी पूछा, अगर कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज गुड एंड वेल इन कांग्रेस, लेकिन आप जो आरोप लगा रही हैं उस पर जवाब जरूर लूंगा। लेकिन तीसरी सीट को लेकर जो आपकी तैयारी चल रही है, रणनीति चल रही है, तो वहां आप लोग बड़ी संभल कर चल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति अपने विचारधारा के अधीन चलेगी। हमारे जो प्रत्याशी चयनित होंगे वो जो मूल्यांकन हो रहा है, हर कार्यकर्ता के पास कार्य होता है और हर कार्य के लिए एक कार्यकर्ता सिद्ध होता है, तो हम उसी के आधार पर करेंगे। ना तो हमें कांग्रेस अपने प्रत्याशी कहाँ कैसे कब निकाल रहे हैं वो उसकी चिंता करें, परंतु स्थिति तो सब देख रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके अनुकूल कार्य करेगी, पार्टी के सिद्धांतों के अनुकूल कार्य करेगी और इसके लिए हम सब वचनबद्ध हैं। ठीक है, भूपेंद्र जी का रुख करता हूं, फिर स्पर्श जी आपके पास आता हूं। भूपेंद्र जी, राज्यसभा चुनाव का ये जो खेल देख रहे हैं, ये नंबर गेम से ज्यादा क्या मैनेजमेंट गेम बन चुका है क्या भूपेंद्र जी? देखिए, राजनीति अब नए आयाम पे बन गई है, क्योंकि बीजेपी अब लगातार सत्ता में है और उनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत तगड़ा है और वो समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं और ये तीसरी कोशिश में ऐसा करेंगे, क्योंकि अब बहुत से कांग्रेसी लोग बीजेपी में आ चुके हैं सारे पूरे भारत में, और ये कहा जाए कि उन्होंने, क्योंकि कांग्रेस को इस समय संजीवनी की आवश्यकता है और संजीवनी वो सत्ता के रूप में मिल सकती है और सत्ता बहुत दूर दिख रही है उनसे दूर में, क्योंकि बहुत लंबे समय से है और उसके लिए एक संगठनात्मक एक कार्य चाहिए, साथ साथ उनकी गतिविधियां जनता के बीच में चाहिए। वहां पे बीजेपी के अगेंस्ट वो ठहर नहीं पा रही, क्योंकि अपने कुनबे को लगातार बचा रखना ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हमने देखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के लिए लगभग 1.5 दर्जन उम्मीदवार उनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग भी की थी, तो ये ऐसा करके वो कुछ भी कर सकते हैं। और बीजेपी इसके मामले में 2014 के बाद तो वहां के पदाधिकारी भी नहीं जानते कि क्या कुछ नई रणनीति बन सकती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा है। लेकिन वो देख के चलेगी कि किसको समन्वय के रूप में किस कैंडिडेट को तैयार किया जाए और उनके रूप में ऊपर लेवल पे उस संगठन में बात हो रही होगी। दूसरी बात, राज्यसभा में अब बीजेपी के पास बहुमत लगभग आ गया है, उनके पास पूर्ण बहुमत है इस समय, और इसके कारण उनको अब दिक्कत नहीं है। और इस कारण वो ये भी चाहते हैं कि लगातार, जैसे हिंदी बेल्ट में मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि राजनीति अगर बीजेपी ने कहीं शुरुआत की है तो मध्य प्रदेश से ही शुरू की है, क्योंकि अटल जी जैसे बड़े नेता यहां से ही बने हैं और यहीं से ही उनकी शुरुआत भी हुई। और हिंदुत्व की जो लहर की जिस तरह से बात की जाती है और हिंदुत्व हिंदी बेल्ट में, तो मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि यहाँ बहुत से नेता दिए हैं बीजेपी ने भी और कांग्रेस को भी दिए हैं। अब रही बात कांग्रेस के पास निश्चित रूप से लगातार चुनौतियां हैं। चुनौतियां इसलिए भी हैं कि क्योंकि लंबे समय से सत्ता से दूर रहना, फिर उसके बाद कुनबे का छटन हो रहा है, जिस तरह से क्षय हो रहा है, आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता बीजेपी में जा चुके हैं, उसके बाद पुनर्गठन तैयार करना, ये बहुत से। और दूसरी बात, बीजेपी विपक्ष और सत्ता दोनों की भूमिका कई बार निभाती है, क्योंकि उसके कारण ये है कि कांग्रेस जो रहती है अपने जो उनका आरोप लगता है व्यक्तिवाद का सपोर्ट करना, ये कई बार मुखर के रूप में आते हैं। लेकिन कांग्रेस अगर जनता के बीच में जिस तरह से जाएगी और काम करेगी तो उस तरह से, क्योंकि बड़े बड़े नेता जिस तरह से, अभी गोविंद सिंह जी का भी स्टेटमेंट आया कि उनसे पूछा किसी पत्रकार ने, तो उन्होंने कहा मेरा तो कहीं नाम ही नहीं है, और वो भी एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं यहाँ पे, और लगातार मंत्री रहे हैं कई उसमें, और नेता प्रतिपक्ष भी रहे उसके बाद, तो उनका भी ये, तो जब वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ऊपर से कैंडिडेट आ जाता है, तो स्वाभाविक है, तो वो अपनी स्थिति को जानते हैं, तो निश्चित रूप से नए नवाचार, उनको भी एक ऐसा कैंडिडेट देना पड़ेगा जिससे कि कांग्रेस के जितने विधायक हैं वो एकजुट होके वोट करें। यानी एकजुटता की आवश्यकता भी कांग्रेस के भीतर जरूर, क्योंकि उसकी बात जीतू पटवारी भी कर रहे थे अभी। हर बार ये देखने को मिलता है। स्पर्श जी, मैं आपका रुख करता हूं, भूपेंद्र जी लौटूंगा आपके पास। बेहद आपने सही बात कही कि एकजुटता और जो गुटबाजी कांग्रेस के भीतर देखने को मिलती है, उसी के नतीजे जब सामने आते हैं स्पर्श जी, तो कुछ हाथ नहीं लगता है कांग्रेस के। इस बार भी बस आप लोग डैमेज कंट्रोल में लगे रहेंगे चुनाव से पहले और चुनाव तक, या कोई आक्रामक रणनीति भी तैयार है इन चुनाव के लिए? डैमेज कंट्रोल तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जब उन्हें पता है कि सारे पैतरे फेल हो गए हैं जो उनके टिपिकल तरीके होते हैं, तब इसलिए जो निर्णय आ रहा है कि भैया तीसरी सीट पर हम किसी को नहीं भेजेंगे। तो बात डैमेज कंट्रोल की कांग्रेस के भीतर नहीं है। और जहां तक बात है एकजुटता की, जैसा मैंने कहा भी और हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा, इस पर पूरी पार्टी के जो नेतृत्व के साथ जो डिसीजन लिया जाता है वो लिया जाएगा। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के तरीके होते हैं एक नैरेटिव सेट करने के, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के, और उनके साथ साथ असली मुद्दा राज्यसभा चुनाव का तो पूरे देश में एक ही है। मैं बार बार वही कहूंगी कि इधर गिराओ इधर तोड़ो, सरकार तोड़ो जोड़ो का काम इन्होंने करते रहे, और राज्यसभा में भी एक क्रॉस वोटिंग, हॉर्स ट्रेडिंग ये करते रहे। अभी हमने हाल ही के राज्यसभा इलेक्शंस में देखा भी। तो मुझे लगता है इट इज मोर अबाउट प्रोसेसेस जो हम हमारी पार्टी के भीतर फॉलो कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को बेहतर है
कि अपनी, और हाँ अभी बात वाणी जी संवैधानिकता की कर रही थी। मजेदार घटना है, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में संविधान का गला घोटने वाली पार्टी संवैधानिकता की बात जब करती है, खासकर कि जिसके दिमाग में 24 घंटे चुनाव को येन केन प्रकारेण के साथ जीतना भी लगा है, जिसे स्ट्रेटजी और मास्टर स्ट्रोक का जो नाम दे दिया जाता है, तो बहुत आसान है कहना। तो मैं वही बोलने वाली थी कि संवैधानिकता की बात आप ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि दिख रहा है आप कितने संवैधानिक। लेकिन स्पर्श जी चलिए, अगर क्रॉस वोटिंग की आप कर रहे हैं तो इसमें तो ये भी होगा ना कि आपके विधायकों को आपकी पार्टी पर, आपके नेताओं पर भरोसा नहीं है, या आपको उन पर भरोसा नहीं है, तो ये भरोसा स्थापित अगर पार्टी के भीतर नहीं हो रहा है, क्रॉस वोटिंग का अगर डर कांग्रेस को सता रहा है, तो ये तो आपकी जो है वो बड़ी हार मानी जाएगी ना फिर तो। कांग्रेस को डर नहीं सता रहा है ये, क्योंकि कांग्रेस को ये दिख रहा होता है कि सामने से जो खरीद फरोख्त, जो तोड़ने फोड़ने का काम है, जो सेंध मारने का काम है, पैटर्न है, तो वो सब दिख रहा है और इसलिए हम उसे कॉल आउट भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रोसेसेस होती है की जाती है। लेकिन ये कहना बहुत आसान होता है कि आप जो कर रहे हैं, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आप जो कर रहे हैं उसको आप उसके ऊपर एक कुछ नाम दे दीजिए और सामने वाले पर डाल दीजिए। तो ये सब गलत तरीके हैं। आप खरीद फरोख्त से थक गए हैं क्योंकि आपके ही पैसे, वाणी जी, तो आप कह रहे हैं कि नहीं। वाणी जी पर्दे के पीछे क्या क्या खरीद लिया आपने, कितना खरीद लिया? की आहट को आप भागते हुए झूठ बोलने के लिए कितना समर्पण और आत्मविश्वास। स्पर्श जी, बूथ कैप्चरिंग, क्रॉस ट्रेडिंग, क्रॉस वोटिंग, उसकी जननी आपकी पार्टी की माता जी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, और वो आपने हासिल किया है, चाहे संविधान का गला घोंटना, चाहे इमरजेंसी लागू करना, चाहे अत्याचार करना, चाहे हम उसको सिख नरसिंहार का रुख देख लें, चाहे हम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग और उनका बहिष्कार देख रहे हैं, चाहे हम आपके आने वाली जितनी भी पीढ़ियां उस गांधी परिवार से के पास थी, सोनिया गांधी ने कैसे पपेट प्राइम मिनिस्टर का उपयोग किया, चाहे आज के परिप्रेक्ष्य में आपके एक विधायक जो आपराधिक मानसिकता है जिन्होंने दमन किया, उनको जब सजा मिली, 12 साल की न्यायालय क्या हालचाल है? आप न्यायालय का भी अवमानना करेंगे स्पर्श जी। आई थिंक आप और आपकी पार्टी न्यायालय की बात कर रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को फॉलो करते नहीं है। क्यों? यदि सार्थक डिबेट होना है तो इन्हें म्यूट करिए, मैं अपनी बात स्पर्श जी बोल लीजिए। वाणी जी को, वाणी जी ने बड़ी धैर्य के साथ आपको सुना था। वाणी जी जल्दी बात अपनी रखिए, फिर स्पर्श जी आपके पास आते हैं। लोग ये तो जानते हैं ना न्यायालय की अवमानना करना कितना बड़ा अपराध है, और आप लोग निरंतर वो करते हो। जो न्यायिक प्रक्रिया है उसे न्यायालय साध्य करता है, उसके हमारे सामने पेश करता है, और जो अपराधी है उसको तो दंड मिलेगा। इसलिए जब आप आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को जोड़ते हैं अपने साथ में, तो आप तो उनका परिणाम जानते हैं क्या होगा, एक ना एक दिन तो होना ही है। स्पर्श जी, ये हार की आहट है, ये आप सत्य नहीं बोल रहे हैं, ये झूठ बोलने के लिए आपका समर्थन है। आपके पास स्पर्श जी 30 सेकंड। हार की आहट है, इसलिए ये घबराहट है कांग्रेस के भीतर। ये जो जीत के पागलपन है, जो छटपटाहट है, उसी के कारण एसआईआर के नाम पर जो देश में लोकतांत्रिक दमन हो रहा है। तो आप तो मुझे कम से कम अतीत की तरफ मत ले चलिए, वर्तमान में देश, अब मैं बोल रही हूँ वाणी जी ठीक है। हाँ। तो जो आप देश भर में एसआईआर के नाम पे जो जजेस, वकील, एक परिवार के लोगों के नाम लिस्ट में और एक सदस्य का नाम नहीं है, बड़े बड़े लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है, तो आपकी सरकार जो पहले भी चुनाव जीतते आ रही थी, उसके काल में आपने घुसपैठियों को रहने दिया। अब आप घुसपैठियों को निकालने की और वोटर संशोधन की बात कर रहे हैं। तो आप जब लोकतंत्र की बात करते हैं और आप हमारी पार्टी की माताजी पर जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप मुझे बोलने दीजिए। और दूसरी बात, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप ही की पार्टी खतरनाक करती है। आपकी पार्टी में इस्तीफा देने का कल्चर है नहीं, कोर्ट चलाती रहती है। People who are not supposed to stay in the country, आपने स्वीकार, आपने घुसपैठियों की लिस्ट कहाँ है? घुसपैठियों की लिस्ट कहाँ है? चलिए नहीं ठीक है ना, लेकिन चुनाव राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो बात उसी के इर्द गिर्द दो। वाणी जी और स्पर्श जी, मैं रोक रहा हूँ दोनों को। उपेंद्र जी आपका रुक करना, क्या कुछ नया पैटर्न देख रहे हैं? क्योंकि आपने तमाम पहले के चुनाव देखे होंगे, कोई नया पैटर्न देख रहे हैं या कोई पुराना पैटर्न जिस पर ये चुनाव भी सेट होता नजर आ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि जब आप स्पर्श जी और वाणी जी को देख रहे हैं इस तरह से मुखरता से और इस
पर इस लड़ाई के बीच ये समझा जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण ये चुनावी लड़ाई है। तो क्या ये ट्रेलर हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए, ये राज्यसभा चुनाव के नतीजे? देखिए, बीजेपी हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो और चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, उसके बीच के जो भी चुनाव हो, और लगातार वो है गंभीरता का परिचय देती है और उस चुनाव में जीत सुनिश्चित करती है। और वो इसका फीडबैक कम देने की कोशिश करती है, अपवाद के रूप में एक दो जगह की छोड़ दें तो वो यही देती है जब सुनिश्चित जीत होती है उसके साथ ही कैंडिडेट को तैयार करती है। तो ये एक बहुत बड़ी उनकी स्ट्रेटेजी है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, लगातार जब सरकार रहती है और जिस तरह से माहौल विकास और राष्ट्रवाद का जिस तरह से बनाया है, जिस तरह से बीजेपी ने बनाया है, तो उसके तहत उनके पास कुनबा उनका बढ़ता चला जा रहा है। और उस कुनबे को उन्होंने हर जगह, चाहे आप कहीं पे भी देख लो, और जहां उनकी सरकारें नहीं है वहां पे भी वो उस तरह से प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बिल्कुल जमीनी स्तर पे है, क्योंकि यहाँ के दोनों का वजूद बहुत मजबूत है और दोनों लोग चाहते हैं कि हमारा वजूद और मजबूत हो। और सीधी दोनों ही पार्टियों में लड़ाई है, कहीं और किसी पार्टी की लड़ाई मध्य प्रदेश के अलावा और राज्यों में हो सकती है। तो ये राज्य दोनों के लिए मजबूत है और दोनों लोग चाहते हैं। दूसरी बात, इन चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण संगठन के ऊपर के लोग ही जानते हैं, प्रवक्ता लोगों को कोई जानकारी इसकी नहीं रहती। और बीजेपी को जब से हमने देखा है तो बीजेपी तो हमेशा जब से 14 की बात आई है चौंकाने वाले परिणाम देती है। तो प्रवक्ताओं को सिर्फ डिफेंड करने के लिए या उनको अपने बात रखने के लिए, और कांग्रेस भी उसी तरह से है कि वो ऊपर लेवल पे ही काम होता है। लेकिन दोनों के पास चुनौती ये रहेगी, अगर तीसरी सीट का खेला करना है अगर, तो निश्चित रूप से उनको समन्वय के रूप में ऐसा कैंडिडेट देना पड़ेगा जो कि उनको भी पसंद होगा, और कांग्रेस को ऐसा कैंडिडेट देना पड़ेगा कि उनकी एकजुटता बनी रहे, कि ये ऐसे नहीं लगे कि लगातार ऐसे लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं और आम कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो ये दोनों के प्रति, क्योंकि जब विमर्श तैयार होता है तो निश्चित रूप से संगठन के पास और राजनीतिक पार्टियों के पास चुनौती आती है कि हम कैंडिडेट ऐसी तरह से, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं और लोग भी चर्चा कर रहे हैं, तो लगातार मीडिया में जब चर्चाएं होती हैं तो संगठन भी और राजनीतिक पार्टी इस पे बिल्कुल आ जाती है कि ऐसा समन्वय बनाया जाए, ऐसे कैंडिडेट जो कि सबको मान्य हो। ये दोनों अगर इस तरह से करेगी तो कांग्रेस निश्चित रूप से अपना गेम करेगी, और जब सुनिश्चित बीजेपी को होगा कि इस तरह से है तो वो अपना तीसरा कैंडिडेट। क्लोजिंग स्टेटमेंट आप दोनों से लेना चाहता हूं। पहले स्पर्श जी, आपके पास 30 सेकंड गेम प्लान क्या है? राज्यसभा का ये जो गेम है उसमें गेम प्लान क्या होने वाला है? जिस तरह से भूपेंद्र जी भी बात कर रहे थे, चुनौतियां जरूर है लेकिन उसके बीच रणनीतियां किस तरह से काम आएंगी कांग्रेस की? 30 सेकंड। माइक म्यूट है। स्पर्श जी आपका। चलिए वाणी जी आपसे सवाल ले लेता हूं, यही सवाल सेम रहेगा, क्या गेम प्लान है भारतीय जनता पार्टी का? जो योग्य कैंडिडेट होगा वो भारतीय जनता पार्टी की रिप्रेजेंटेशन करेगा, और जो भी संवैधानिक मूल्य है हम उनको प्राथमिकता देते हुए, जो भी हमारा एक सिद्धांत है, एक आधार है, उसके मुताबिक ये राज्यसभा का चुनाव। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी के साथ हमारे पास समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया करूंगा वाणी जी आपका, स्पर्श जी आपका, भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति में दतिया उपचुनाव ने एक ऐसा मोड़ ला दिया जिसने सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि पूरी रणनीति को बदलकर रख दिया। राज्यसभा की तीसरी सीट अब नंबर गेम से आगे बढ़कर सियासी सूझबूझ, एकजुटता और टाइमिंग का इम्तिहान बन चुकी है। बीजेपी जहां हर कदम फूक फूक कर रख रही है, वहीं कांग्रेस के भीतर दावेदारी और एकजुटता की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। अब नजरें टिकी हुई है दतिया के नतीजों पर, क्योंकि वही से तय होगी कि राज्यसभा की दिशा और शायद प्रदेश की आगे की राजनीति भी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।